उसमें जी फिर एसपीओ से, डेली वेजर से या उस 900 रुपए लेने वाले कुक से क्यों ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा, जब कहीं कोई अपना मुसीबत के चलते या जरूरियात के हिसाब से कोई गलती कर बैठता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। देखिए, करप्शन इज नो अल्टरनेटिव कि आपको कम पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये एक नीयत का भी मसला है। आपको आज 4 लाख रुपया मिल रहा है तब भी आपको लगेगा कम है, ठीक है। मगर जो लोग 9 हजार रुपया ले रहे हैं या 20 हजार रुपया ले रहे हैं, अगर उनको अपनी सर्विस करनी है तो वो तो विदाउट करप्शन करनी है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास पैसे कम है तो ये नहीं है कि मैं किसी गरीब का हक खाऊं, क्योंकि गरीब ही टैक्स पेयर है, वो ही पैसा देता है, क्योंकि टैक्स तो सारे देते हैं, ऐसा नहीं है इनकम वाले। आप कमीशन नहीं लेंगे, आप करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि कोई भी एमएलए करप्शन नहीं करता, कोई भी एमएलए जो है वो कमीशन नहीं लेता है? नहीं करनी चाहिए ना, आप ये कह सकते हैं कि कोई नहीं करता है? नहीं करनी चाहिए। देखो, ये तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें मैं अब नहीं, हम मैं नाम तो नहीं ले रहे मैं किसी का। नहीं, मैं 90 के 90 लोगों के करेक्टर पे क्वेश्चन तब उठाऊं जब मेरे पास प्रूफ हो कि ये करता है और ये नहीं करता। नहीं करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है फ्लोर बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है। हमारा एक इंचा विलेज है, उसको टूरिस्ट विलेज कहा जाता है, मगर एक भी टूरिस्ट मैंने पिछले 7-8 सालों में अपने पॉलिटिकल कैरियर में कहीं उधर नहीं देखा। डुड्डू बसंतगढ़ की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कोई टूरिस्ट उधर नहीं जाता क्योंकि रोड ही अच्छा नहीं है। स्योधार विच कैन बी अनदर गुलमर्ग स्टोरी, आज तक 70 सालों में वहां रोड नहीं पहुंचाया गया। तो अगर वहां रोड फैसिलिटी होती तो हमारा टूरिज्म तो हिमाचल को कहां से कहां हम compete करते हैं उसके साथ। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने लगभग 90 स्कूल शॉर्टलिस्ट किए जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पे छत नहीं है, कहीं रेंटेड अकोमोडेशन पे है, कहीं चारदीवारी नहीं है। तो वो सारे प्रपोजल मैंने पिछले अपने 3 महीने के कार्यकाल में जो भी अथॉरिटीज हैं उन तक पहुंचाए हैं, और मैं होपफुल हूं कि कुछ हम फ्लोर ऑफ हाउस पे उठाएंगे और कुछ रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से टेकअप करेंगे और उनका एड्रेसल होगा। सुनील जी, आपसे पहले रामनगर से विधायक थे आरएस पठानिया जी, क्या उनके समय में भी वहां पे काम नहीं हुए? देखिए, अब किसी के कार्यकाल पे टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, मगर मैं बताऊं, एमएलए रामनगर सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा सीनियर नेता हैं। बात करेंगे। सुनील जी, आज आपने एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा जो है सदन में उठाया, जो पुल निर्माण को लेकर के था, जो अभी काम चल ही रहा है और वहां पे उसका वो ध्वस्त हुआ है क्या? देखिए, ना सिर्फ रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, मगर पूरा जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, और किन मुसीबतों के झेल के हमारे लोग, कोई बच्चा स्कूल पहुंचता है, कोई बुजुर्ग राशन के डिपो पे पहुंचता है, और बड़ी मुश्किल से हमें कुछ पैसा मिलता है कि कहीं हम फुट ब्रिज बना पाए, कहीं हम मोटरेबल ब्रिज बना पाए। और मुझे बड़ा दुख होता है कि लगभग 2 करोड़ की लागत से जो ब्रिज बन रहा था, जिसने कनेक्टिविटी देनी थी हमारे डालसर, बड़ोल, सूरनी को अपना नीली, जंदरोड़ या चौकी उस एरिया से, वो अभी काम चल ही रहा है, और वो कल परसों उसमें पूरा डंगा सब कुछ गिर गया। और ना सिर्फ ये कल की बात है, उस ब्रिज को मैंने सेल्फ इंस्पेक्शन भी की है, सब स्टैंडर्ड माल वहां पे लग रहा है। और ना सिर्फ उधर, मैं ये ब्रिज तो एक उदाहरण है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं पे भी सब स्टैंडर्ड काम होगा, आई विल नेवर टॉलरेट, चाहे उसमें डिपार्टमेंट की गलती हो, चाहे कंट्रैक्टर की गलती हो। क्योंकि आप जब टेंडर डलता है, आप उस वक्त 40% 50% जब बिलो टेंडर डालते हो, तो एट दैट टाइम आपको देखना चाहिए कि आप क्वालिटी वर्क कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दैट इज नो एक्सक्यूज कि आपने कम टेंडर डाला या ज्यादा। वंस यू हैव टेंडर हैज बीन अलॉटेड, इट्स योर ड्यूटी कि आप क्वालिटी वर्क करें और हमारे लोगों के हवाले करें। सुनील जी, इसके अलावा अगर हम बात करें रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कौन से मुद्दे हैं वहाँ के जो प्रायोरिटी पे रहेंगे, जिनको आप सदन में उठाएंगे आते समय में भी? देखिए, मैंने बड़े सारे कट मोशंस भी दिए हैं, कुछ डिस्कस हुए, कुछ डिस्कस नहीं हुए। रामनगर हैज बीन नेग्लेक्टेड, कंप्लीटली नेग्लेक्टेड फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स। आज भी उधमपुर से बसंतगढ़ जो मात्र 110 किलोमीटर है, गाड़ी 5 घंटे लेती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत है, मैंने कल परसों भी बात की थी कि 4 एक्सीडेंट हुए हैं रामनगर में पिछले महीने, और अनफॉर्चुनेटली चारों लोग यंग थे और ऑल द 4 हैव डाइड। तो ये कंडीशन है, और कुछ एक्सीडेंट सिटी में ही हुए हैं, तो सिटी में एसडीएच जो हॉस्पिटल है वहां फैसिलिटी नहीं है,
वहाँ पे सर्जन अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो उन चीज़ों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, रोड कनेक्टिविटी देने की ज़रूरत है। टूरिज्म हैज़ नेवर बीन एक्सप्लोर। बातें तो बड़ी-बड़ी की जाती है, हमारा एक इंचा विलेज है, उसको टूरिस्ट विलेज कहा जाता है, मगर एक भी टूरिस्ट मैंने पिछले 7-8 सालों में अपने पॉलिटिकल कैरियर में कहीं उधर नहीं देखा। डुड्डू बसंतगढ़ की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, कोई टूरिस्ट उधर नहीं जाता क्योंकि रोड ही अच्छा नहीं है। स्योधार विच कैन बी अनदर गुलमर्ग स्टोरी, आज तक 70 सालों में वहां रोड नहीं पहुंचाया गया। तो अगर वहां रोड फैसिलिटी होती तो हमारा टूरिज्म तो हिमाचल को कहां से कहां हम compete करते हैं उसके साथ। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने लगभग 90 स्कूल शॉर्टलिस्ट किए जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पे छत नहीं है, कहीं रेंटेड अकोमोडेशन पे है, कहीं चार दीवारी नहीं है। तो वो सारे प्रपोजल मैंने पिछले अपने 3 महीने के कार्यकाल में जो भी अथॉरिटीज हैं उन तक पहुंचाए हैं, और मैं होपफुल हूं कि कुछ हम फ्लोर ऑफ हाउस पे उठाएंगे और कुछ रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से टेकअप करेंगे और उनका एड्रेसल होगा। सुनील जी, आपसे पहले रामनगर से विधायक थे आर.एस. पठानिया जी, क्या उनके समय में भी वहाँ पे काम नहीं हुए? देखिए, अब किसी के कार्यकाल पे टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, मगर मैं बताऊं आपको, पीएमजीएसवाई के जो रोड्स वो 2014 के बाद ही बने हैं, और एक इंडोर स्टेडियम वो आर.एस. पठानिया जी और हमारे विजनरी लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो वहाँ के एमपी भी हैं, उनके कोलैबोरेशन से वहां पे बना है। और भी काम हुए हैं, मगर शायद 2.5 साल का पूरा कार्यकाल उनको मिला था। मगर मैं सिर्फ इस 4-5 या 7-8 साल की बात नहीं करूंगा, पिछले 70 सालों से मैं लगभग 80s से रामनगर को देख रहा हूं। इट हैज़ कम्प्लीटली बीन इग्नोर्ड। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि मेरा बेंचमार्क ये नहीं है कि किसी ने 2 रोड बनाए तो मैं 4 बना दूं। मेरा बेंचमार्क ये है कि अगर 100 रोड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बना के दे पाऊं। सुनील जी, क्या जब से ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है तो इस दौर में भी वहाँ पे रामनगर में काम नहीं हुए? देखिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जब से है वो तो अफसरशाही थी, वो तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, वहाँ पे पूछ मांग किसी की थी नहीं, तो हमारे गरीब लोगों की सुनवाई तो बिल्कुल थी नहीं। क्योंकि जब एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, लोग पीपल कैन वॉइस देयर कंसर्न, मगर उस कार्यकाल में वो तो अंधेरे में कार्यकाल चलता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, मगर अगर काम हुआ होता तो आज मुझे इतना मतलब हॉस्पिटल की बात नहीं करनी पड़ती, बसंतगढ़ का जो पीएससी है उसको सीएससी बनाने की बात नहीं करनी पड़ती। आज 4 डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नहीं है, 7 मेडिकल ऑफिसर नहीं है, ऑल पीएससीज आर रनिंग विदाउट मेडिकल ऑफिसर। एक डॉक्टर है पीएससी चुनूनता में पोस्टेड है, बट 5 साल से वो वहां से सैलरी विड्रॉ कर रही है और मड में जाके बैठी हुई है। तो इन चीजों का संज्ञान अगर ब्यूरोक्रेट्स ने लिया होता तो बहुत अच्छा है, मगर आज हम, अगर लोगों ने हमें चुन के भेजा है तो हमारी जिम्मेवारी है हम ये काम करें। इतना अच्छा काम हुआ होता तो आज हमें करना नहीं पड़ता। सुनील जी, पिछले 6-7 साल से हम यूटी के अधीन है और यूटी कहीं ना कहीं सेंटर के द्वारा जो है यहाँ पे चलाई जा रही है, तब लोगों के काम नहीं हुए। अब जो 4-5 महीने की सरकार है उससे ये सारी तवक्को रखी जा रही है कि वो सरकार जो है ये सारी चीजें जो कमियां हैं वो पूरी करेगी। देखिए, मैं ऐसा शख्स हूँ जो कि दूसरों को क्रिटिसाइज करने में कम और काम करने पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ 7 ईयर्स और 10 ईयर्स, 10 सालों की बात नहीं है, पूरे 70 सालों की बात है। अगर 70 सालों में ये 10 साल भी है, उन 70 सालों में ये भी है। मगर ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएमजीएसवाई रोड इस कार्यकाल में बने हैं। बड़े सारी हमारी जो स्कीम्स हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके, वो ऑनलाइन इस कार्यकाल में हुए, और साथ में आपकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो डिस्टर्ब भी वो रहा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सब बदल गया, मगर वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज। तो जो 70 हमारा ये नहीं है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ या 10 सालों में नहीं हुआ तो आगे 10 भी नहीं हो, क्योंकि उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पुंछ रजौरी हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, पाडर हो, या रियासी हो, या बनी बसोली हो, कौन से एरियाज हैं जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से पिछड़ गए। बिल्कुल। बस डुड्डू बसंतगढ़ जैसे में मेन बात, तो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इस वक्त जो भी चुनी हुई सरकार है, कल बीजेपी होगी, तो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए उन एरियाज को, उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। सुनील जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी रामनगर बहुत दूर दराज एरियाज में फैली हुई है, आपका भी आना जाना खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा होता होगा।
क्या इस 1,60,000 में गुजारा हो जाता है? क्योंकि बीजेपी के भी कुछ एमएलएज हैं, बाकी भी कुछ एमएलएज हैं जो ये कह रहे हैं कि सैलरीज में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 1,60,000 में गुजारा नहीं हो रहा है। अगर ईमानदारी से आपको काम करना है तो फिर 1,60,000 में गुजारा नहीं है, फिर बेईमानी करके आप गुजारा कर सकते हो 61 में भी। देखिए, अब जितना चादर मिलेगी उतना ही पैर पछाड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में पैसे कमाने के लिए तो है नहीं। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो वहाँ सैलरी इससे डबल थी। मगर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे 10 साल बाद हर सेक्टर का पे रिवीजन होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बढ़ती है, तो जो सैलरीज 2014 में थी या जो सैलरीज 7th पे कमीशन में थी, आज गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? क्योंकि 10 साल पहले जो सैलरीज थी वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट उस पर रहता है, अब वो कम लगती हैं। और जैसे दूर दराज के क्षेत्र से जो भी एमएलएज आते हैं, उनके पेट्रोल के खर्चे आप देखिए। और आज बारिश हो या सूखा हो, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो गया और ऐसी कोई बारिश नहीं होती जिसमें किसी का घर नहीं गिर जाता। तो और जब हम किसी को हॉस्पिटल देखने जाते हैं, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एमएलए साहब आए हैं तो कम से कम दवाई के लिए कुछ ना कुछ खर्चा 1,000, देकर। 2,000, 5,000 कुछ हाँ, ना कुछ। ठीक है। तो वैसी चीजें जहां आप जाओगे, कोई आपको डोनेशन के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सैलरीज बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, आपको काम पे फोकस होना चाहिए। और ना सिर्फ हमारी सैलरी या किसी और की सैलरी, बट इसके अलावा हमें उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो 9,000 रुपया महीने पे गुजारा कर रहे हैं। तो जब 900 पे गुजारा जो कर रहे 900 पे गुजारा कर रहे हैं, जैसे स्कूलों के कुक हैं, हैं। तो प्रायोरिटी वो भी रहनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट उन पे भी है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, उन पे भी लागू होना चाहिए, तो फिर ये चीज ज्यादा रैशनल लगती है। सुनील जी, अगर एमएलएज की सैलरीज नहीं बढ़ाई जाती हैं तो क्या सारे एमएलएज बेईमानी पे उतर आएंगे अपने खर्चे पूरे करने के लिए? नहीं, वैसा नहीं है। वो तो आपके मॉरल करेक्टर पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब हमने सर्विस स्टार्ट की थी 2010 में, तो 8,000 रुपया सैलरी थी। मगर यही है कि फिर हम जितना कर पाएंगे, मैंने जैसे आपको ऐसे बोला कि जितनी चादर होगी उतना पैर बिछाएंगे। मगर करेक्टर पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कभी भी। कि अगर अब आने वाली जनरेशन भी, जैसे मुझे युवा के नाते देखा जाता है, अगर आने वाली जनरेशन भी करप्ट निकले तो लोगों की नाउमीदी होगी। सुनील जी, फिर एसपीओ से, डेली वेजर से या उस 900 रुपये लेने वाले कुक से क्यों ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगा? जब कहीं कोई अपना मुसीबत के चलते या ज़रूरियात के हिसाब से कोई गलती कर बैठता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। देखिए, करप्शन इज नो अल्टरनेटिव कि आपको कम पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये एक नीयत का भी मसला है। आपको आज 4 लाख रुपया मिल रहा है, तब भी आपको लगेगा कम है, ठीक है। मगर जो लोग 9,000 रुपया ले रहे हैं या 20,000 रुपया ले रहे हैं, अगर उनको अपनी सर्विस करनी है तो वो तो विदाउट करप्शन करनी है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास पैसे कम है तो ये नहीं है कि मैं किसी गरीब का हक खाऊं, क्योंकि गरीब ही टैक्स पेयर है, वो ही पैसा देता है। क्योंकि टैक्स तो सारे देते हैं, ऐसा नहीं है इनकम वाले। आप कमीशन नहीं लेंगे, आप करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि कोई भी एमएलए करप्शन नहीं करता, कोई भी एमएलए जो है वो कमीशन नहीं लेता है? नहीं करनी चाहिए ना। आप ये कह सकते हैं कि कोई नहीं करता है? नहीं करनी चाहिए। देखो, ये तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसमें मैं अब हम मैं नाम तो नहीं ले रहे मैं किसी का। नहीं, मैं 90 के 90 लोगों के करेक्टर पे क्वेश्चन तब उठाऊं जब मेरे पास प्रूफ हो कि ये करता है और ये नहीं करता। नहीं करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन आई है, नए पॉलिटिशियंस आए हैं, विशेष करके इस बार चुन के आए हैं, बिल्कुल तो इसीलिए लोगों ने चुना है कि लोग ऐसी चीजें अब बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। सुनील भारद्वाज जी हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए रामनगर, भाजपा सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।
Myself, Asiya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ. Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं. मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें. न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ. हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा. At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.